नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हमसफ़र। आज इसकी नवीं किस्त सुनिए। नवीं किस्त उन्वान है अर्जुमंद मंजिल। अर्जुमंद मंजिल नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी का कुतुब खाना अर्जुमंद मंजिल के बैरूनी तवील बरामदे के एक सिरे पर था। उस कमरे का सियाह व सफ़ेद टाइलों के फर्श उस कमरे के सियाह व सफ़ेद टाइलों के फर्श पर बेशकीमत कश्मीरी कालीन बिछा था, जिसमें बना हुआ शजर हयात का ईरानी नमूना अब काफ़ी घिस चुका था। दीवारों के बराबर लहीम शहीम अलमारियाँ इस्तादा थी। बड़े दरीचे के नीचे जो पहलू के बाग में खुलता था, नवाब साहब की आराम कुर्सी बिछी थी। बड़े दरीचे के नीचे जो पहलू के बाग में खुलता था, नवाब साहब की आराम कुर्सी बिछी थी और चांदी की नक्शीन पत्थर चढ़ी नीची चौकी पर पेचवान धरा था। दीवारों पर सर सैयद हाली, सर सलीमुल्ला और शेर बंगाल AK फजलुल हक की तस्वीरें आवेज़ा थीं। ढाके के मुग़ल किले, लाल बाग का बड़ा दिल आवेज़ वाटर कलर, आतिशदान के ऊपर और बूढ़ी गंगा के किनारे शाइस्ता खां के दौर में बनी सद गुंबद मस्जिद का वाटर कलर मुकाबिल की दीवार पर सजा था। बीबी परी के मकबरे और हुसैनी दालान की मुख्तसर तस्वीर एक अलमारी के ऊपर रखी थी। जिन्ना साहब का दस्तखत शुदा पोर्ट्रेट मेज़ की अक़बी दीवार पर आवेज़ा था। मुस्लिम बंगाल के पुराने और नए बंगला अखबार सुधाकर, नौबनूर, बंगो मुस्ला नैयर साहित्य पत्रिका, इस्लाम प्रचारक, अल मुस्लिम और मुहीर के फ़ाइल और अल हिलाल, पैसा अखबार, हमदम, ज़मींदार और ढाके से शाये होने वाले पुराने उर्दू रिसालों जादू और अल मशरिक़ के फ़ाइल एक अलमारी में मुकफ़िल थे। दूसरी अलमारियों में बंगला, फ़ारसी और उर्दू किताबों और क़दीम नुस्ख़ों का अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद था। अंग्रेज़ी किताबों की तादाद मुकाबलतन कम थी। जुलाई 1941 के एक इतवार की सुबह कमरुज़्ज़मा चौधरी अपनी आराम कुर्सी पर नीम दराज पेचवान की नए मुंह से लगाए सूबाई मुस्लिम लीग के माहाना जलसे के लिए, जो तीसरे पहर को अर्जुमंद मंजिल के बड़े हॉल में मुनक़्क़िद होने वाला था, अपनी तकरीर लिखने का इरादा कर रहे थे। ताज़ा अखबारात का अंबार उनके नज़दीक अखरोट की कश्मीरी मेज़ पर मौजूद था। नवाब साहब आंखें बंद किए अपनी बुलंद पेशानी पर उंगली फेरते हुए तकरीर का इफ्तिताही पैराग्राफ सोच रहे थे। चंद मिनट बाद उन्होंने फाउंटेन पेन उठाकर बंगला में तकरीर लिखनी शुरू कर दी। नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी बड़ी बड़ी आँखों वाले एक वजीह व मलीह 50 साला
वज़ादार अरिस्टोक्रेट थे। उनके वालिद नवाब नूरुज़्ज़मा मरहूम फरीदपुर के बहुत बड़े ज़मींदार थे। उन्होंने ही अर्जुमन मंजिल तामीर करवा के एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की हैसियत से ढाके में अकामत इख्तियार की थी। नवाब साहब मरहूम ने खुद को नवाब ढाके के तोड़ का रईस समझने के शौक़ में राग रंग थिएटर और दूसरे रईसाना मशागल पर बेतहाशा रुपया उठाया था। इस वजह से अब भी उनके जानशीन नवाब कमरुज़्ज़मा का शहर के चोटी के मुसलमान रईसों में शुमार होता था। नवाब नूरुज़्ज़मा मरहूम को सियासत से भी दिलचस्पी थी। 1906 में ढाके में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया तो उसके अवलीन अराकीन और सरपरस्तों में शामिल थे। ढाके के अक्सर मुसलमान रईसों की मानिंद नवाब साहब मरहूम के यहाँ भी उर्दू का चर्चा था और बच्चों को घर पर बंगला के साथ साथ उर्दू पढ़ाई जाती थी। नवाब कमरुज़्ज़मा की वालिदा नूरुन्निसा बेगम दहली और लाहौर के ज़नाना रिसालों इस्मत और तहज़ीब निस्वां की ख़रीदार थीं और मुरसला बेगम नूरुज़्ज़मा चौधरी ढाका बंगाल की तरफ से कभी कभी इस्लाह माशरत पर उनके मज़ामीन इन जरीदों में शाया हुआ करते थे। उनकी बहू यानी बेगम कमरुज़्ज़मा कुश्तिया ज़िले के खालिस बंगाली स्पीकिंग ज़मींदार की बेटी थीं। उन्हें उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी, मगर जहाँ आ रहा उसके भाई और बहनों को घर पर उर्दू पढ़ाई गई थी। उस वक्त जबकि नवाब कमरुज़्ज़मा अपनी खामोश स्टडी में सुकून से बैठे तकरीर लिख रहे थे, बाहर काफ़ी शोर मच रहा था। कोठी के वस्ती हॉल में लीग के जलसे के लिए कतार में कुर्सियां बिछाई जा रही थी। पूर्वी माली राम सरन स्टेज की मेज पर रखे गुलदान में फूल सजा रहा था। बाकी दूसरे मुलाजमीन कमरे की सफाई में लगे थे। लेकिन अंदर जनान खाने में जिस कदर चहल पहल और रौनक थी उसकी वजह ये थी कि 3 दिन बाद नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी के फर्जंद और जानशीन नवाबज़ादा नय्यरुज़्ज़मा की बारात चढ़ने वाली थी। शादी के जोड़े सिल रहे थे, जौहरी फेरे लगा रहे थे, गीत गाए जा रहे थे। फरीदपुर से रिश्तेदार आना शुरू हो गए थे। बारात दीनाजपुर जाएगी। तकरीर लिखते लिखते नवाब साहब ने उठकर रिसालों की अलमारी में से अल मशरिक़ का फ़ाइल निकाला। ये माहाना रिसाला तक़सीम बंगाला के बाद जब लॉर्ड कर्ज़न ने आसाम और मशरक़ी बंगाल को मिलाकर मुस्लिम अक्सरियत का एक सूबा बना दिया था, मुस्लिम बंगाल की एक मशहूर हस्ती हकीम हबीबुर रहमान ने 1906 में निकाला था ताकि उर्दू के ज़रिए बकिया मुसलमानाने हिंद से ज़हनी और सियासी राब्ता कायम किया जा सके। ये पाकिस्तान की अवलीन दागबैल थी। नवाब कमरुज़्ज़मा ने अपनी तकरीर में उस रिसाले के पहले शुमारे के एडिटोरियल से एक इक़्तिबास नकल किया। 16 अगस्त 1906 अगर गौर से देखिए तो कैसी सईद तारीख़ है कि उस दिन हमको ज़िंदगी और मौत और मर्ज़ और सेहत का पूरा पूरा एहसास हुआ और हम ख्वाब और नीम ख्वाबी से
घबरा कर चौंक पड़े। मुसलमानों के लिए अब कोई चाराकार नहीं कि वो बहैसियत ब्रिटिश इंडिया के एक मुस्तकिल ऑर्गेनाइजेशन कायम करे। बंगाली अखबारों के तर्ज तहरीर और दुरुस्त लहजे से अब हमारा कलेजा मुंह को आ गया है। हम कुछ नहीं जानते कि आखिर हमारी हालत क्या होगी। हम अपने लीडरों के मुतालिक कौन सी फप्ती है जो रोज़ाना नहीं सुनते। हमारे लीडर क्यों बुरे हैं? इसलिए कि बहुत सा ज़ाती नुकसान बर्दाश्त करके, सिर्फ इसलिए पार्टीशन के मोहित हुए कि ये मुसलमानों के लिए मुफीद है, इसलिए कि उन्होंने बावजूद मुल्की हमदर्द होने के नाम नहाद स्वदेशी तहरीक में जो पार्टीशन के इस्तराद के लिए एक आला है, शिरकत गवारा ना की कि इससे अपनी कौम घाटे में रहती। इक़्तिबास का बंगाली तर्जुमा करने के बाद उन्होंने फाइल को बंद किया और 1906 से लेकर अब तक की सियासी जद्दोजहद का मुख्तसर तज़किरा कलम बंद करने के बाद मेज़ पर बिखरे हुए अखबारों में मुस्लिम लीग के हफ्तावार अखबार डॉन का ताज़ा शुमारा तलाश करने लगे। उस शुमारे में मौजूदा पाकिस्तान का तफसीली नक्शा शाये हुआ था और नवाब साहब उस नक्शे के हवाले से बंगाल व आसाम के मुतालिक चंद अहम नुकात अपनी तकरीर में शामिल करना चाहते थे। जब वो पर्चा नहीं मिला जो कल शाम की डाक में दिल्ली से आया था, तो उन्होंने ज़रा बेदिमाग होकर घंटी बजाई। एक मुलाजिम कुतुब खाने के दरवाजे का ऊदा मखमली पर्दा सरकाकर अंदर दाखिल हुआ। ताज़ा डॉन अखबार। नवाब साहब ने कहा, नैयर मियाँ से पूछो, वो तो नहीं उठा ले गए। उनसे कहना हमें पाकिस्तान का नक्शा चाहिए। हुजूर, पाकिस्तान का नक्शा तो नैयर मियाँ ने उसमें से काट कर बाहर बरामदे में दीवार पर लगा दिया है। फरमाइए तो उखाड़ लाऊं, मगर दीवार खराब हो जाएगी। ओह, अच्छा ठीक है, रहने दो, जाओ। मुलाजिम बाहर चला गया। नवाब साहब फिर लिखने में मसरूफ हो गए और उस वक्त अब्दुल कादिर कोचवान की खड़खड़ाती हुई घोड़ा गाड़ी अर्जुमन मंजिल की बरसाती में दाखिल हुई। दीपाली सरकार गाड़ी के दरवाजे की चिटखनी खोलकर नीचे उतरी। अब्दुल कादिर को किराया अदा किया। अब्दुल कादिर हस्बे मामूल सर झुकाए घोड़े को हकाता आगे बढ़ गया। सर झुकाए दीपाली बरामदे की सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन अंदर जाते हुए उसकी नज़र सदर दरवाजे के बराबर वाली दीवार पर पड़ गई, जहां पाम के गमले के ऊपर नैयरुज़्ज़मा ने मौजूदा पाकिस्तान का नक्शा ड्राइंग पिनों के ज़रिए लगा दिया था। दीपाली ठिठक गई और आंखें फैलाकर उसे देखने लगी। पंजाब, आसाम, बंगाल, कश्मीर, सरहद, सिंध, बलूचिस्तान। वो तेवरी में बल डालकर बड़े गौर से उस नक्शे को देख रही थी। उस वक्त तक मुलाजिम हॉल में कुर्सियां लगाकर जा चुके थे और तवील बरामदा खामोश पड़ा था। इतने में एक गंभीर नर्म आवाज ने उसे चौंका दिया। दीपाली बेटी, ध्यान से क्या देख रही हो? उसने मुड़कर देखा। नवाब कमरुज़्ज़मा अपने कुतुब खाने के दरवाजे में खड़े शफकत से मुस्कुरा रहे थे।
उसे जहांआरा के बाबा बहुत अच्छे लगते थे। इस कदर मुहज़्ज़ब और नफीस और खुश अखलाक गोल से बातें करने का बहुत कम इत्तेफाक होता था, लेकिन वो खुद अपने बाप की इतनी मुँह चढ़ी और लाडली थी, इसलिए नवाब साहब से भी तकल्लुफ़ी से बात कर लेती थी और उनसे ज़रा खायफ न थी। अब उसने आंखें फैलाकर उन्हें देखा और पूछा, ये क्या है काका? बेटी, तुमको तो जानना चाहिए। एक रोज़ बहुत जल्द इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान बन जाएगा तो तुम पाकिस्तानी होगी। मैं काका? उसने स्टडी के दरवाजे की तरफ जाते हुए दरियाफ्त किया। नवाब साहब नरमी से हंसे। अपनी सारी औलाद में जहांआरा उनको सबसे ज़्यादा प्यारी थी। इस वजह से जहांआरा की सहेलियों का वो बड़ा ख्याल रखते थे। इलावा अजी दीपाली उनके पुराने दोस्त की लड़की थी। इतनी देर में क्यों आई? तुम्हारा सुबह से इंतज़ार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अब जाओ जल्दी अंदर, जहांआरा तुम्हारे लिए बहुत सा काम लिए बैठी है। अभी जाती हूँ काका, मगर पहले आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। दीपाली ने संजीदगी से कहा, हाँ हाँ पूछो बेटी, आओ। नवाब साहब ने पर्दा हाथ से एक तरफ को उठा दिया। दीपाली स्टडी में दाखिल हुई। नवाब साहब जाकर अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। दीपाली करीब एक सोफे पर टिक गई। तुम्हारे बाप कैसे हैं? अच्छी तरह हैं। अच्छा, ज़रा मैं ये कागज़ पत्तर समेट लूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। नवाब साहब ने ऐनक केस में रखकर कागजात ठीक करते हुए कहा, डॉक्टर सरकार स्कूल में नवाब कमरुज़्ज़मा के हमजमात थे। डॉक्टरी पास करने के बाद कुछ अरसा वो अर्जुमंद मंजिल के फैमिली डॉक्टर रहे। मारे दोस्ती के फीस नहीं लेते थे, इसलिए नवाब साहब ने फीस के बजाय तोहफे तहाइफ उनके घर भिजवाने शुरू किए। डॉक्टर सरकार ने अर्जुमंद मंजिल आना ही छोड़ दिया। नवाब साहब को उनकी माली हालत का खूब अंदाज़ा था। दुर्गा पूजा और ईद के मौके पर जहांआरा ने दीपाली को साड़ियाँ तोहफे में दी तो उनको देखकर डॉक्टर सरकार का मुंह उतर गया। उन्होंने दीपाली से कहा, जब तुम उसको कुछ दे नहीं सकती तो उसे लेती क्यों हो? लिहाजा ये सिलसिला भी बंद हो गया। भाई हम क्या करें? नवाब कमरुज़्ज़मा ने अखबारों का पुलिंदा एक तिपाही पर सरकाते हुए कहा, हमारे यहाँ तुम जानती हो बीमारी का सिलसिला कितना रहता है। जहांआरा की माँ इख्तिलाज क़ल्ब की मरीज़ा हैं, आए दिन डॉक्टर की हाजत। मगर तुम्हारे बाप ऐसी उल्टी खोपड़ी के आदमी हैं, मजबूरन हमने डॉक्टर घोष को लगा लिया। बताओ भला, अगर डॉक्टर और वकील दोस्तों से फीस लेना छोड़ दे तो क्या करे? आप उनको समझाइए। दीपाली ने कहा, खपती हैं, उनको कौन समझा सकता है? तुम बताओ बेटी, ऐसी परेशान सी क्यों नजर आ रही हो? और तुम्हारा शांति निकेतन कैसा चल रहा है? ठीक है काका? बिनोय बाबू एक रोज मिले थे, बतला रहे थे कि तुम छुट्टियों में घर आने के बजाय लोकगीत जमा करने संथाल परगना चली गई। जी हाँ काका। दीपाली ने बड़ी बेचैनी से मुजरिमों की तरह सोफे पर पहलू बदला। बेचारे बहुत सख्त परेशान थे कि बरसात का ज़माना है, जाने कहाँ कहाँ मारी मारी फिर रही होगी, कहीं बीमार ना पड़ जाए।
दीपाली अपने आप से नजरें चुराकर दरीचे से बाहर देखने लगी, जहां कासनी फूल खिले थे। कैसा पुरसुकून सुहाना इतवार का दिन था, मगर न जाने क्यों दिल को पंखे से लग गए। और पाकिस्तान का नक्शा, उसने बाबा को इतना बड़ा धोखा देने के एहसास को नज़रअंदाज करने की सही करते हुए दोबारा नवाब साहब को मुखातिब किया। क्या पाकिस्तान वाकई बन जाएगा काका? इंशाअल्लाह। अब वो कागजात एक तरफ रखने के बाद आराम कुर्सी पर नीम दराज होकर किसी सोच में खो चुके थे। दीपाली ने उनके ख्यालात में मुखल होना मुनासिब न समझा और दीवार पर लगे वाटर कलर्स को देखने लगी। किला लाल बाग, सदगुम्बद मस्जिद, बीबी परी का मकबरा, हुसैनी दालान। नवाब कमरुज़्ज़मा बंगाल के उस इस्लामी माजी के वारिस हैं, दीपाली ने सोचा। और उसे याद आया उसकी जन्मभूमि मेमन सिंह के वसी व अरीज सरसब्ज़ इलाके में हिंदू और बौद्ध, बंगाल के पुरफुसों और लर्जाखेज खंडर भी मौजूद हैं। तो मैं सिर्फ उस हिंदू माजी की वारिस हूँ। इस माजी और इस्लामी माजी उस माजी और इस इस्लामी माजी की विरासत का आपस में कोई रिश्ता नहीं। लेकिन रेहान ने सुंदरबन में एक रोज से कहा था, तारीख आपसे आप हमें समझा देती है, इसलिए कि हम खुद तारीख हैं। हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ तारीख की मजमूइयत की सबसे बड़ी तफसीर है। नवाब साहब आंखें बंद किए पेशवान के आहिस्ता आहिस्ता कश लगा रहे थे और गालिबन दीपाली की मौजूदगी से बेखबर हो चुके थे। दीपाली ने उन्हें देखा, मुहज़्ज़ब, नेक नफ्स, शरीफ इंसान, मुस्लिम लीग के लीडर। लेकिन अपनी नेक नफ्सी और खुलूस से नीयत के बावजूद उनको अब्दुल कादिर कोचवान के मसाइल का सही एहसास है। अब्दुल कादिर कोचवान पाकिस्तान के क़याम से मुस्तफ़ीद होगा? मुझे ये सब कौन समझाए? रेहान ने कहा था, दीपाली, हिंदुस्तान के 90% मुसलमान मुफलिस हैं और अहले सरवत मुफलिसी की तरक्की कम आएगी, कमतरी और बेइज्जती के एहसासात को समझ ही नहीं सकते। जिंदा रहने की जद्दोजहद कल्चर और अखलाक और मजहब और फ़लसफ़े पर पानी फेर देती है। इंसान को झूठा और घटिया और कमीना और किरदार से आरी बना देती है। हम हिंदुस्तानी इसीलिए झूठे और कमीने और किरदार से आरी और बेईमान हैं। माजी सुनहरा था क्योंकि आबादी कम और गेहूं और चावल ज़्यादा थे। लेकिन कलोनियल निज़ाम और बढ़ती हुई आबादी ने मुल्क का कचूमर निकाल दिया। हिंदुस्तान वालों को झूठा और बेईमान बना दिया। हर कलोनियल मुल्क के बाशिंदे लामुहाला, घटिया और किरदार से आरी हो जाते हैं। गुलामाना जहनीत बेमानी इस्तिलाह नहीं है। कुतुब खाने के वसी दरीचों में से आती हुई सूरज की किरणों ने शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे, सूबेदार बंगाल, शहजादा मोहम्मद आजम के बनवाए किले लाल बाग की बड़ी पेंटिंग को झिलमिला दिया। दीपाली मशहूर होकर उस पेंटिंग को देखा कि रेहान ने कहा था, वो अब इस तरह सोच रही थी
जिस तरह पादरी बैनर्जी बात बात पर से कहा करते थे, यसू ने कहा था, रेहान ने कहा था, हमारे बंगाल की ढाके की मस्जिदें, किले, पुराने महलात, हमारी मसनूआत, हमारी संगीत और संतराशी, ये सब उस सुनहरे रूमानी माजी की यादगार है। लेकिन इसी ढाके शहर का मौजूदा फ़िरक़े वाराना खिंचाव और इफलास बरतानवी कॉलोनियलिज्म का सबूत है। जिस धरती पर खाने को कम मिलेगा, वहाँ फ़िरक़े वाराना कशमकश नागुज़ीर है कि सब एक दूसरे के मुंह से रोटी छीन कर अपने पेट की आग बुझाना चाहते हैं। ये जंगल का कानून है। बरतानवी निज़ाम एक ऐसी दुकान है जिसके सामने खड़े हुए कतार अंदर कतार मुख्तलिफ हिंदुस्तानी फ़िरक़े अपने अपने कशकोल संभाले, झोलियाँ फैलाए, एक दूसरे को ढकेल कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और सर फुटबॉल में मसरूफ़ हैं। और ये भूखे, फ्रस्ट्रेटेड, अब नॉर्मल आवाम आपस में फसाद करके मुल्क की किस्मत का आजकल फैसला करवा रहे हैं। हाँ भाई दीपाली, क्या पूछना चाहती थी? नवाब साहब ने एकदम ज़ोर से पेचवान गुड़गुड़ा कर आंखें खोलते हुए दरियाफ्त किया। दीपाली चौंक पड़ी। फिर उसने कहा, आप क्यों चाहते हैं कि मुल्क तकसीम हो जाए? नवाब साहब चंद सेकंड तक पेचवान गुड़गुड़ाते रहे और फिर रसान से कहा, बेटी तुमको ये मालूम है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान तबाह हाल हैं। एक वक्त था कि इसी बंगाल का मुसलमान खुशहाल और आसूदा था। सिर्फ इस सूबे में 1 लाख इस्लामी मदरसे थे। अब यहाँ मुसलमानों की गुर्बत और जहालत की क्या हालत है? खुद तुम्हारे गुरुदेव टैगोर बंगाली मुसलमानों की माली पसमानदगी और उनके साथ समाजी बेइंसाफ़ी का एतराफ़ कर चुके हैं। मगर काका, आज़ाद मुत्तहिदा हिंदुस्तान में भी तो मुसलमान खुशहाल हो सकते हैं। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हरगिज़ नहीं। मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड। उन्होंने गहरा सांस लेकर कहा, और हिंदुस्तान मुत्तहिद कब था? इसे अंग्रेज़ों ने मुत्तहिद किया। दीपाली, तुम मेरी बच्ची हो, मैं तुमसे क्या बहस करूं? मैं तो अब तुम्हारे बाबा से भी बहस नहीं करता। जवानी के ज़माने में हम दोनों खूब झगड़ते थे। जब वो अहमकुद्दीन अपने बाप दादा की बची खुची ज़मीनें बेचकर कांग्रेस में घुस गए, जेल चले गए थे, उन्होंने फिर पेशवान की नए मुंह से लगाई। काका, मैं बच्ची नहीं हूं। दीपाली ने उलझकर कहा, मैं आपसे ये बातें डिस्कस करना चाहती हूं। नवाब साहब ने ज़रा उदासी से मुस्कुराकर उसे गौर से देखा और कहने लगे, मैं भूल गया था, तुम उस सरफिरे बेचारे दिनेश बाबू की भतीजी हो। तुम भी सरफिरी होगी। मगर आज एक नसीहत करता हूँ, कौमी जद्दोजहद के चक्कर में तुम किसी आफत में ना फंस जाना। तुम्हारे बाप पहले ही एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे चुके हैं। कुर्बानी? दीपाली ने हंसकर कहा, त्याग और कुर्बानी तो इस देश की पुरानी रिवायत है काका। गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू तक सब कुर्बानियां देते आए हैं।
त्याग और कुर्बानी, त्याग और कुर्बानी। नवाब साहब जरा मुस्कुरा कर चुप हो रहे। नहीं काका, दीपाली ने बड़े दुख से कहा, मुल्क को तकसीम ना होने दीजिए। बेटी, नवाब साहब ने धीमे धीमे लहजे में जवाब दिया, मेरा और तुम्हारा नुक्ते नज़र अब बिल्कुल जुदा है। मैं तुमसे क्या कहूं। फिर उन्होंने कुर्सी पर पहलू बदला और करीब की मेज पर से अपनी नामुकम्मल तकरीर उठाकर बेध्यानी से उसके औराक पलटते हुए दोहराया, बिल्कुल जुदा है। हम 1906 की तकसीम बंगाल से खुश थे क्योंकि उसमें हमारा इक्तिसादी यानी माली फ़ायदा था। तुम लोगों ने अपने सियासी अज़ाइम पर ज़रबकारी समझा और उसको ख़त्म करने के लिए तशद्दुद यानी हिंसा की तहरीक शुरू कर दी और बम फेंकने लगे। ये बम फेंकने वाले तुम्हारे हीरो करार पाए। बेटी, माफ़ करना, तुमने ही ये जिक्र छेड़ा है और तुम कहती हो कि तुम अब बड़ी हो गई हो और समझदार हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, इसी ढाके में तकसीम के खिलाफ एहतजाज करने के लिए अंग्रेज़ों पर बम फेंकने वालों के 500 खुफिया गिरोह थे। 500 का? दीपाली ने आंखें फैलाकर दोहराया और सोचा, मैं उस बम फेंकने वाले खुफिया गिरोह की रिवायत की पैरों हूँ और नवाब कमरुज़्ज़मान चौधरी मुखालिफ कैंप में है। ऐसा क्यों हुआ? बंगाल की मुस्लिम अक्सरियत का यकीनन इस तकसीम से फ़ायदा था। तुमने तो बेटी गांव में हिंदू महाजन और हिंदू ज़मींदार के पंजे में फंसे मुसलमान किसान की हालत नहीं देखी। आप भी तो ज़मींदार हैं काका। ठीक है। नवाब साहब ने ज़रा झुंझलाकर पेशवान की नए अलग की और घंटी बजाई। चंद सेकंड में मुलाजिम एक ताबे फरमान जिन की तरह नमूदार हुआ। नवाब साहब ने अबरू से पेशवान की तरफ इशारा किया। मुलाजिम हुक्का ताज़ा करने के लिए बाहर ले गया। नवाब साहब दीपाली की तरफ मुतवज्जो हुए, क्या तुम्हारी कांग्रेस में ज़मींदार और सरमायादार शामिल नहीं? मैं कांग्रेसी नहीं हूं काका। फिर क्या हो? वो दफतन चौंक उठे। तुम बेटी कहीं कम्युनिस्ट तो नहीं हो गई? बंगाल में आजकल ये नई वबा फैल रही है। उन्होंने बड़ी आजुर्दगी और तरद्दुद से उस पर नजर डाली। जी नहीं, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं काका। नवाब साहब को इस इनकार का कतई यकीन ना आया। वो तासुफ के साथ सर हिलाया किया। दीपाली ने जरा बेखौफी से कहा, काका मैं तो महज देश की खिदमत करना चाहती हूँ, आज़ादी की खातिर। ज़रूर खिदमत करो बेटी, आज़ादी हासिल करो, मगर ये आज़ादी मुसलमानों के लिए नहीं होगी। इतनी तलखी उनके ख्यालात में है। दीपाली ने लरस कर सोचा, तो हम लोग रेहान और सारे साथी महज एक मसनूई गैर हकीकी ख्याली दुनिया आबाद कर रहे हैं। जिन ताज़ा हुक्का लेकर अंदर आया, चिलम पेशवान पर रखी और चंद कदम पीछे हटकर दरवाजे से बाहर निकल गया। नवाब साहब की तरफ पीट करके ना जा सकता था। दीपाली ने नवाब साहब से दरियाफ्त किया, काका ये क्यों कहा जाता है कि मुस्लिम लीग सिर्फ नवाबों और राजाओं की जमात है?
जैसे राजा महमूदाबाद नवाबजादा लियाकत अली खां और जैसे नवाब कमरुज़्ज़मान चौधरी, वो खिलखिलाकर हंसने लगी। नवाब साहब ने तिपाई से टिकी हुई चांदी की मोठ वाली छड़ी उठाकर उसे गोया पीटने का इरादा जाहिर किया और पेशवान का एक कश लगाकर बोले, बिनोय चंद्र ने अपने लाड प्यार में तुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया। नहीं बताइए काका, वो मचल कर बोली। नवाब साहब तेवरी पर बल डालकर उसे देखते रहे। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कहा, दीपाली बेटी, तुम्हारे ठाकुर दादा भी ज़मींदार थे। उनकी और मेरे वालिद मरहूम की आपस में खासी दोस्ती थी। दोनों के यहाँ नाच गाने और नाटक की महफिलें जमती थीं और ऐश होते थे। और ये दोनों बुज़ुर्ग, मेरे अब्बा मरहूम और तुम्हारे ठाकुरदा, अंग्रेज़ों के वफादार थे। फिर वो जैसे ही यकलख्त पुरानी बातें सोचने लगे। चंद लहज़ों बाद उन्होंने कहा, स्कूल में बिनोय चंद्र और मैं हम जमात थे। बिनोय शायद 5-6 साल मुझसे छोटा है, मगर मुसलमान रईसज़ादा होने के कारण मेरी अंग्रेज़ी तालीम खासी बेपरवाही और देर में शुरू करवाई गई थी। खैर, वो आंखें बंद करके अबरुओं पर दाहिने हाथ की उंगली और अंगूठा फेरने लगे और फिर कहा, हमारा एक और क्लास फेलो भी था, वो सैयद मुर्तज़ा हुसैन, जो अब बड़ा कट्टर नेशनलिस्ट मुसलमान है और तुम्हारे विश्व भारती में पढ़ाता है। खैर, फिर तुम्हारे बाप और चचा अपनी कौमी तहरीक में शामिल हो गए। वो जिस सियासत में शामिल हुए वो मेरे नज़दीक मुसलमानों की मुखालिफ सियासत है। क्या तुम समझती हो मुझे बेचारे दिनेश की शहादत का सदमा नहीं हुआ? अब भी जब उसकी आंखें और सूरत और बातें याद आती हैं, दिल कटकर रह जाता है। मगर बेटी, मुझे अफसोस यही है कि वो गुमराह था और अपनी जान उसने बेकार ज़ाय की। ये तशद्दुद पसंदी और बम फेंकना और गोली मार देना, इस तरीके से क्या बरतानिया की ताकत का मुकाबला किया जा सकता है? मगर अब बहरहाल इस तहरीक का जोर कम पड़ चुका है। खैर भाई दीपाली, ये बड़े उलझे हुए मामले, बड़ी होगी तो समझोगी। अभी नौउम्री का जोश है और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रही हो, मगर सर धड़ की बाजी सोच समझ कर लगाना चाहिए। और बीवी, तुम इस ज़माने में पैदा हुई, तुम बेचारी ने देखा ही क्या? तुम तो सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी चंद्रकुंज ने कभी अच्छे दिन देखे थे। मैं समझता हूँ अगर तुम्हारे ठाकुर दादा के ज़माने की अमीरी थोड़ी सी अभी तक बाकी होती तो शायद तुम इस जोश खरोश से नवाबों और अमीरों की मुखालिफ ना होती। लेकिन उमर औरत तो अब भी बड़ी रईसज़ादी हैं, दीपाली ने कहना शुरू किया। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने सुना है बैरिस्टर परितोष रॉय की लड़की तुम सबकी सरगना और गुरु बन गई है, मगर मैं उसके मुताल्लिक़ कुछ कहना नहीं चाहता। दीपाली, मैं अपनी पुरानी वजह का आदमी हूँ। मेरे ख्यालात पर तुमको गुस्सा ही आएगा। खैर, तो तुम मुझसे डिस्कस क्या करना चाहती थी? वो फिर मुस्कुराने लगे। काका, मैं सिर्फ ये कह रही थी। दीपाली ने अब ज़रा गैर यकीनी लहजे में कहा कि बंटवारे के बजाय इत्तेहाद की भी कोशिश की जा सकती है। इत्तेहाद है कहाँ? पंजाब का आर्य समाज और महाराष्ट्र और बंगाल की, माफ़ कीजिएगा, पंजाब का आर्य समाज और महाराष्ट्र और बंगाल की हिंदू तजदीद परस्ती
इत्तेहाद की निशानियां हैं। मैं दूसरे सूबों के मुतालिक तो नहीं जानती काका, मगर हमारे बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों का कल्चर तो बिल्कुल एक है। मानता हूं भाई, यहाँ का कल्चर एक है, यहाँ का लोक संगीत, लोक साहित्य, हर चीज में मुसलमानों का कितना बड़ा हिस्सा है। मगर हिंदुओं ने कभी इसका एतराफ़ किया? बंगाली कल्चर से उनकी मुराद महज हिंदू बंगाली कल्चर होती है। पिछली सदी में तो जोरों शोर से बहस छेड़ी गई कि बंगला मुसलमानों की ज़बान ही नहीं, बंगला अदब व तहजीब सिर्फ हिंदुओं का विरसा है। क्या हम इत्तेहाद नहीं चाहते? खुदा की कसम हम इत्तेहाद चाहते हैं। और पिछले 800 साल की तख्लीक शुदा बंगाली लोक संगीत और अदब इसका मुकम्मल सबूत है। मगर मुसलमानों से अब इतनी नफरत, उनके लिए हिकारत का ऐसा रवैया। तुमने आनंद मठ पढ़ा है? तुमने आनंद मठ पढ़ा है? दीपाली ने नफ़ी में सर हिला दिया। लेकिन बंगाल के मुसलमान पसमानदा और मुफलिस किसान और माहीगीर और मल्लाह और कारीगर हैं, अपने बचाव में कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारा हिंदू बंगाली प्रेस नवाब सर सलीमुल्लाह को अंग्रेज का पिट्ठू कहता है, और ये जो इतने बंगाली हिंदू नाइट हैं, ये अंग्रेज के पिट्ठू नहीं है। दीपाली खामोश रही। नवाब साहब ने ज़रा जोश से बात जारी रखी। तुम बंगाली कल्चर के इत्तेहाद की बात करती हो, बिल्कुल सही है। 100-150 साल कबल तक ये कल्चर वाकई एक था। राजा राम मोहन राय अरबी और फारसी के आलिम थे। नवाबीन मुर्शिदाबाद के दूर तक हिंदू शुरफा फारसी पढ़ते थे। तुम्हारे गुरुदेव, जिनका ख़ानदानी नाम अंग्रेज़ों ने ठाकुर के बजाय टैगोर कर दिया, ठाकुर का यह खिताब उस ख़ानदान को बंगाल के मुसलमान नवाबों ही ने दिया था। तुम ये बात जानती हो? दीपाली ने फिर नफ़ी में सर हिलाया। एक ज़माने में यह ठाकुर ख़ानदान पीर अली ब्राह्मणों का घराना कहलाता था, क्योंकि उन्होंने कन्नौजी ब्राह्मणों की ज़ात पात की क़ुयूद तोड़कर मुसलमान नवाबों के यहाँ मुलाजमत कर ली थी। खुद अपना नाम देखो, सरकार, मजमुआदार या मज़ुमदार, ताल्लुक़दार और कानून गो, ये सब बंगाली कायस्तों के मुग़ल ओहदे थे, जो अब तुम्हारी ज़ात बन चुके हैं। नवाब साहब ने पेशवान की नए एक तरफ रखकर लंबी सांस ली। मगर काका, दीपाली ने कुछ सोचते हुए कहा, हिंदू तजदीदियत के साथ मुस्लिम तजदीदियत भी तो शुरू हुई बंगाल में। सुंदरबन में रेहान ने उसे एक शाम वहाबी तहरीक के मुतालिक बताया था, जिसकी ज़ेर क़यादत मुसलमान मौलवी 19वीं सदी में बंगाली मुसलमान किसानों से कहते फिरते थे कि वो अपने हिंदुआना रस्म व रिवाज तर्क कर दें, और फिर लड़वा दिया अंग्रेज़ों ने आपस में। उसने बाआवाज़ बुलंद कहा, हर बात का इल्ज़ाम अंग्रेज़ के सर थोपना बिल्कुल गलत चीज़ है। तुम लोग चंद मफरूज़ों की बिना पर अपनी सारी दलीलें पेश करते हो। उन्होंने घड़ी देखी और चौंक कर कहा, तुम्हारे साथ इस बेकार मगज़पच्ची में इतना वक्त निकल गया, मुझे भी तकरीर भी तो लिखनी है। उन्होंने तिपाही पर से कागज़ उठाया। काका, मुझे सुनाओ, मुझे अब सुनाइए अपनी तकरीर। भाग जाओ। नहीं काका, उसने उनके हाथ से कागज़ छीन लिया
और नामुकम्मल सफ़ा पढ़ने लगी। इस गई गुजरी हालत में भी मुसलमानान बंगाल ने ईसाई मुबल्लिगीन के ख़िलाफ़ और हिंदू अहिया की मदाफ़त में अखबार और साले निकाले और हमारे लीडर कौम की बेचारगी पर खून के आंसू रोते रहे। भाइयों, वाक़या ये है कि 1857 के बाद से आज तक लाहौर से लेकर चाटगाम और दिल्ली से लेकर मद्रास तक के मुसलमान महज खून के आंसू रोते रहे हैं, मगर अब अमल का वक्त आ गया है। दीपाली ने पढ़कर कागज़ मेज़ पर रख दिया। नवाब साहब अल मशरिक का फ़ाइल अलमारी में वापस रखने के लिए आराम कुर्सी से उठे। दीपाली भी उठ खड़ी हुई। तुमने मुस्लिम अहिया के मुतालिक किसी कांग्रेसी की किताब पढ़ी होगी। जी नहीं काका। रेहान का नाम उसकी ज़बान पर आते आते रह गया। दीपाली ने दरीचे से बाहर झांका। रेहान ने कहा था, यसू मसीह ने कहा था, आज से 200 बरस कबल तक बहुत से बंगाली सूफ़ी गोरख विजय जैसे नामों की किताब लिखते थे और विष्णु पद गाते थे। बहुत से सूफियों के सिलसिले तांत्रिक योग तक के हमशक्ल थे। बंगाली खानकाहों में एक अच्छा खासा मुस्लिम योग साहित्य तख्लीक हो चुका था। मदार शाह के फ़कीर और हिंदू योगी तकरीबन एक जैसे थे और ये मदारी फ़कीर और हिंदू सन्यासी 1770 के भयानक कहत के बाद कंपनी की अफवाज से लड़ते भिड़ते फिर रहे। और रेहान ने बताया था कि एक मुर्तज़ा शाही फ़कीरों का सिलसिला था जिनके गिर्द सैयद मुर्तज़ा आनंद ने योग कलंदर और विष्णु भजनों की एक किताब लिखी थी। एक शादीशुदा ब्राह्मणजादी उन पर आशिक होकर उनकी चेली बन गई थी। उसका नाम आनंद माया देवी था, इसलिए वो मुर्तज़ा आनंद कहलाते थे। मिसाल के तौर पर रेहान ने खकार कर इजाफा किया था, जिस तरह इस खाकसार को बाउल फ़कीर सैयद रेहान दीपाली कहा जाएगा। दरीचे में खड़े खड़े दीपाली को ये बात करके हंसी आ गई। You and I, we two are the stuff all human love is made of. You and I, we two are the stuff all human love is made of. रेहान ने कहा था। अब समझ में आता है कि हमारे सारे बाउल मुगन्नी इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी और इंसानियत के इश्क़ के मुतालिक क्या गाते फिरते थे। शेख मदन बाउल, शतुलन शाह, हसन रज़ा, लालन शाह, ये संगीत का दरवेश जिनकी शायरी और मौसीकी ने इतनी शिद्दत से गुरुदेव की शायरी और मौसीकी को मुतासिर किया, क्या ये मुश्तरका विरसा नहीं है? और दीपाली ने खुद अपने गांव मेमन सिंह में देखा था कि ब्रह्मादित्य फ़कीर जो मुसलमान थे, मंत्र पढ़कर और घंटियां बजा बजा कर मुसलमान किसानों की मुरादें पूरी करने का तप करते थे। और मुसलमान किसानों के यहाँ शादी के मौके पर मंगल चंडी विजय की रस्म अदा की जाती है। खुद रेहान रोनू मियाँ थे। रोनू हिंदुओं का नाम भी था। क्या ये सब तहज़ीबी मुमासलत या इत्तेहाद के बेहद सतही मज़ाहिर है, या इनके पीछे कोई ऐसी गंभीर तारीख़ी, नस्ली और नफ्सियाती मानवियत भी पिन्हा है जो सियासी तब्दीलियों से बुलंदतर है और रहेगी? दीपाली बहुत ज़्यादा उलझकर दरीचे से मुड़ी। नवाब साहब अलमारी बंद करके लिखने की मेज़ की तरफ जा रहे थे।
ये सब तबकाती सियासत है। दीपाली ने रेहान के अल्फाज दोहराए और ऊंची आवाज़ में कहा, मैं जाती हूँ काका। नवाब साहब ने पलटकर उसे देखा और शाहाना वक़ार से चलते हुए उसके नज़दीक आकर उसके सर पर हाथ रख दिया। तुम बेटी, मुझे आज तक मालूम न था कि इतना ज़्यादा पढ़ लिख गई हो। मुझे तुम्हारी तरफ से बहुत तशवीश हो गई। लड़कियों के लिए इतना पढ़ लिख जाना बहुत नुकसानदेह है। इसीलिए मैंने जहां आरा को कॉलेज से उठा लिया। तुम्हारा असल फ़र्ज़ वो है जिसके लिए अंदर तुम्हारा इंतज़ार किया जा रहा है। जाओ जाके अपने भाई नैयर की बरी के जोड़े टाँको। जाओ भागो। जी काका, दीपाली ने हंसकर कहा और तकरीबन दौड़ती हुई कुतुब खाने से बाहर निकल गई। नवाब साहब केस में से ऐनक निकालकर बड़ी मेज पर जा बैठे। अर्जुमन मंजिल के पाई बाग के वस्त में संगे सुर्ख का बड़ा खूबसूरत तालाब था, जिसके चारों तरफ ऊंची कंगूरेदार मुंडेरों के साथ साथ संगीन बेंचें थीं और बैरूनी सीढ़ियों के दोनों जानिब हुस्न हिना की झाड़ियाँ थीं। तालाब के किनारे सिमल के नीचे कई लड़कियां एक तख्त पर जमा सिलाई में मसरूफ़ थीं। करीबी घास पर शीतल पाटियां बिछी थीं और बड़ी सरगर्मी से जोड़े सिल रहे थे। तालाब की दूसरी जानिब गुलाबे ख़ास के घने साये में एक शिकस्ता सा शाही तख्त बिछा था, जिस पर अंजुम आरा अतलसी दलाई फैलाए उस पर गोटे का चौमुखा जाल बनाने में मसरूफ़ थी। जिस पर अंजुम आरा अतलसी दुलाई फैलाए उस पर गोटे का चौमुखा जाल बनाने में मसरूफ़ थी। ये शाही तख्त उस ज़माने की यादगार था जब नवाब नूरुज़्ज़मा मरहूम के यहाँ अर्जुमन मंजिल के बाग में यात्रा वालों की मंडलियां आकर डेरे डालती थीं। लोग नाटक खेले जाते थे। बंगाली थिएटर कंपनियां तारीखी, सोशल और सियासी ड्रामे स्टेज करती थीं और शहर के हिंदू और मुस्लिम अमीर जमा होकर शाहजहां, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, करानी जीवन और खुदीराम बासु से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। खुदीराम बासु जो एक दहशत पसंद जवान था और जिसे मुजफ्फरपुर के अंग्रेज़ जज किंग्सफर्ड पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में 1908 में फांसी हुई थी। हज़ारों हिंदू घरों में उसकी राख तबरुक की तरह तकसीम की गई और लोग उसकी तावीज़ बना बना कर पहनने लगे। उसके मुतालिक मकबूल ड्रामा भी अर्जुमन मंजिल में खेला जा चुका था। यहाँ गिरीश चंद्र और टैगोर का चर्चा रहता था और बंगला संगीत नाटकों की मौसीकी गूंजती थी। ढाके में उर्दू थिएटर 1857 से पहले कायम था और अवाखिर 19वीं सदी तक, यानी जब नवाब नूरुज़्ज़मा फरीदपुर से आकर वहाँ सुकूनत पजीर हुए, शहर में मुतअद्दिद थिएटर कंपनियाँ मौजूद थीं, जिनके मुंशी और एक्ट्रेसें लखनऊ से मंगवाए जाते थे और एक्ट्रेसें मर्दाना पार्ट करती थीं, मतलब मर्दाना रोल करती थीं। 1876 तक जब नवाब कमरुज़्ज़मा के दादा पहली बार फरीदपुर से ढाके आए, शहर में 34 थिएटर कंपनियां कायम थीं और उस ज़माने से लेकर आज तक अर्जुमन मंजिल में नाटक का सिलसिला जारी था। बंगाली ज़मींदारों को थिएटर का बेहद शौक़ था। अपने घरों में स्टेज किए जाने वाले ड्रामों में अक्सर वो खुद भी एक्टिंग करते थे। जलसा घर ज़मींदारों के मकान का लाजमी हिस्सा था। अर्जुमन मंजिल के जलसा घर में अब सियासी मीटिंगें भी होती थीं, मगर उसके स्टेज
और दीगर साजो सामान का जूं का तू मौजूद था। नवाब नूरुज़्ज़मा के छोटे भाई नवाबजादा फ़खरुज़्ज़मा मरहूम ने खुद एक थिएटर कंपनी खोली थी। ख़ास व आम सभी स्टेज के रसिया थे। कलकत्ता में मुद्दतों से रिवॉल्विंग स्टेज मौजूद था और तुर्की हूर नाटक में पहली बार बैकग्राउंड में फिल्म के मनाजिर से काम लिया गया था। कलकत्ता, ढाका और दूसरे शहरों के हर मोहल्ले की अपनी नाटक मंडली थी। देहात में यात्रा वाले गांव गांव घूमते थे। उसी दौर के सीन सीनरियों के पर्दों और ऊंचे ऊंचे चीनी गमलों, फर्नीचर, शाही मलबूसात, नकली ताज, दाढ़ी मूंछों, काठ की तलवारों और दीगर लवाजमात का अंबार अर्जुमन मंजिल के शागिर्द पेशे के एक गोदाम में बंद था। जब कभी कॉलेज में ड्रामा होता तो दीपाली और रोज़ी फ़ौरन अर्जुमन मंजिल का रुख करके नवाबजादा नय्युरुज़्ज़मा गोदाम खुलवाते और वो अपने मतलब की चीज़ें निकाल कर ले जाती। नवाबजादा फ़खरुज़्ज़मा मरहूम ने राजा भोज के उन्वान से खुद एक संगीत नाटक बंगला में लिखा था। इसके लिए नन्हे मुन्ने आइनों और रंग बिरंगे नक्श निगार से मुज़य्यन विक्रमादित्य का रिवायती सिंहासन बनवाया गया था, जिसमें साड़ी में लिपटी 4 मूर्तियाँ 4 पायों की जगह तख्त सर पर उठाए हुए थी। बकिया 28 मूर्तियाँ सिंहासन के 3 तरफ जंगले में नस्ब थी। ये शाही तख्त स्टेज के दूसरे फर्नीचर के अंबार के नीचे मुद्दतों से दबा पड़ा था और आज सुबह मुलाजिमों ने बाहर निकालकर झाड़ पोंछ के गुलाबे ख़ास के नीचे बिछा दिया था, ताकि साहबजादियाँ आराम से बैठकर सी पिरो सकें। सिंहासन के मुकाबले में सेमल के नीचे अख्तर आरा मशीन पर कुछ सी रही थी। 3-4 खादमाएँ तालाब की सीढ़ियों पर बैठी पान चबा रही थीं। एक सेतल पार्टी पर हारमोनियम चढ़ा था और एक लड़की ब्याह के गीत आलापने में मसरूफ थी। नवाब कमरुज़्ज़मान चौधरी को कुतुब खाने में लीग के माहाना जलसे के लिए तकरीर लिखना छोड़कर दीपाली सरकार तवील गैलरी में से गुजरती कुशादा चौबी जीने पर पहुंची और दूसरी मंजिल पर जाकर जहांआरा के कमरे में दाखिल हुई, मगर कमरा खाली पड़ा था। तख्त और मशहरी बनारसी साड़ियों के खाली डिब्बे बिखरे हुए थे। एक कोने में मिठाई के गुलाबी कागज़ों का ढेर लगा रखा था। सारी कोठी की तरह इस कमरे में भी शादी का माहौल नजर आ रहा था। नीचे से हारमोनियम की आवाज़ बुलंद हुई। दीपाली दलीचे में गई जो पिछले बाग पर खुलता था। उसने झांक कर नजमा और अख्तर आरा को देखा। मूंगिया साड़ी पहने एक और लड़की, जिसकी पीठ कोठी की तरफ थी, बड़ी तनदही से मशीन का हैंडल घुमाने में मसरूफ़ थी। बादल घेर आए थे। बड़ी सुहानी हवा चल रही थी। एक मुलाजिमा तालाब के दूसरे सिरे की अंदरूनी सीढ़ी पर बैठी चांदी के बर्तन साफ कर रही थी। लाइब्रेरी के परेशान कुन कर्बनाक मुल्की सियासत के तस्करे के बाद ये मंजर किस कदर पुरसुकून और नज़र फरेब था। बावर्ची खाने की सिम से जहांआरा खरामा चलती तालाब की तरफ आई। दीपाली ने दरीचे में से उसे आवाज़ दी। जहांआरा ने उसे सर उठाकर देखा। दीपाली, इतनी देर लगा दी, जल्दी आओ। आती हूँ भाई, उसने जवाब दिया और तेज़ी से नीचे चली गई। आहा, दीदी आ गई। राज सिंहासन पर बैठी अंजुम आरा ने नारा लगा दिया। दीपाली तकरीबन दौड़ती हुई सेमल के नीचे पहुंची। मोंगिया साड़ी वाली लड़की ने पलटकर और बालों की एक लंबी चोटी जोर से पीठ पर फेंक कर दीपाली को देखा, उसे आदाब किया और फिर हैंडल घुमाने में जुट गई। दीपाली तख्त के किनारे बैठ गई।
आज सुबह से बारिश नहीं हुई। हम लोगों ने कारखाना बाहर ही जमा रखा है। जहां आरा ने बेशकीमती चीनी रेशम की पिस्तई साड़ी का ढेर उसकी तरफ सरकाते हुए कहा, लो इस पर ये बेल टांग दो। दीपाली ने सूरज की जगमगाती बेल और साड़ी के हमरंग धागे की रील नीचे शीतल पाटी पर से उठाते हुए सोचा, पाकिस्तान, कम्युनिस्ट तहरीक, हिंदू मुस्लिम आवेजश, आलमी जंग, इन सब झगड़ों से बेपरवाह जहां आरा अपने भाई की बलि तैयार कर रही है। ये कैसी खुशकिस्मत है। मैं खामखा दुनिया की फिक्र में क्यों हलकान होती हूँ। ये सोचकर उसने फौरन बशासत और जिंदा दिली अपने ऊपर तारी कर ली और जहां आरा और दूसरी लड़कियों के साथ बेफिक्री से हंसने बोलने में मसरूफ हो गई। ये रोजी आपा भी अभी तक नहीं पहुंची। एक लड़की ने कहा, आज तो इतवार जो है गिरजा में देर लगेगी, फिर संडे स्कूल पढ़ाएंगी। अख्तर आरा ने जवाब दिया, अब आती ही होंगी बेचारी, तुम भी सवेरे से आ जाती तो ये बेल अब तक गई होती। जहां आरा ने दीपाली से कहा, मैं बाहर काका से बहस में लग गई थी। कैसी बहस? अख्तर आरा ने पूछा, जो दीपाली की हम उम्र थी। कुछ नहीं, पाकिस्तान के मुतालिक। क्या कहा तुमने? मैं उन्हें समझा रही थी कि पाकिस्तान अंग्रेज़ों का मंसूबा है। तुम अब्बा से झगड़ रही थी? जहां आरा ने हैरत से पूछा। अब अगर हमारे बुजुर्ग गलती पर हों तो उन्हें समझाना तो चाहिए ही। मूंगिया साड़ी वाली लड़की ने मशीन चलाते चलाते मुंह लटका कर कहा। दीपाली ने चौंक कर उसे देखा। जहां आरा हंस पड़ी। अरे दीपाली, ये यास्मीन है। बाउली, मैंने तुम्हें इसके मुताल्लिक खत में लिखा था ना? उसने बड़े प्यार से कहा। जहां आरा के दिल में सारी दुनिया के लिए मोहब्बत थी। 16-17 साल ज़रा वहशी आंखों वाली यास्मीन मजीद ने दीपाली को दोबारा आदाब किया। ये तुम्हारी रोजी आपा की और हमारी हमजोली हैं। जहां आरा ने उससे कहा, हाँ दीदी, मेरे पास तो आपके तीनों रिकॉर्ड मौजूद हैं और एक गीत पर तो मैं नाचती भी हूँ। हाँ भाई, हमें याद ही नहीं रहता कि तुम इतनी मशहूर गुलकारा हो और लोग तुमको पहले से गायबाना ही जानते हैं। भाई हम क्या करें, हमारे लिए तुम वही हमेशा की दीपाली हो, बकौल हमारी अम्मी बिनोय बाबा की खपती लौंडिया। जहां आरा ने हंसकर कहा, तो आप तो मुझे भी खपती समझती हैं आप? यास्मीन शगुफ्तगी से बोली। ये जहां आरा जो हैं, इनके ख्याल में सब दीवाने हैं। बस यही सबसे ज़्यादा होशमंद है। बड़ी भी, दीपाली ने कहा। रोजी आपा आ गई। अंजुम आरा चिल्लाई। रोजी साइकिल पर फर्राटे भरती सीधे तालाब के किनारे पहुंची और साइकिल तालाब के मुंडे से टिकाकर तख्त पर आन बैठी और फौरन सिलाई में मसरूफ़ हो गई। दूसरी मंजिल के एक दरीचे में से नैयरुज़्ज़मा ने सर निकाल कर झांका। भाई वाह, देखो हमारी रोजी और दीपाली कितनी सुगड़ है। कौन कहता है कि आजकल की लड़कियां सीना पिरोना नहीं जानती? उसने आवाज़ दी। जहां आरा ने सर उठाकर भाई का मुंह चिढ़ाया। रोजी और दीपाली ने उसे नमस्कार किया। कितना नेक दोगे नैयर भाई? यास्मीन चिल्लाई। जितना चाहो लो। बेगम कमरुज़्ज़मा ने दरीचे में बेटे के पीछे से आकर कहा। आए है, अल्लाह रखे, माशा अल्लाह, कैसा अच्छा लग रहा है। सगन बगीचे वाली शमसा खाला ने दरीचे में आकर कहा, अरे कुछ गाओ भी तो लड़की हो। ए फरीदा, तू क्यों चुप हो गई? दीपाली, तुम कुछ गाओ बेटी। नैयरुज़्ज़मा दरीचे से हटकर अंदर चले गए। बहुत अच्छा खाला, दीपाली ने जवाब दिया। बेगम कमरुज़्ज़मा और शमसा खाला भी बातों में मसरूफ़ दरीचे में से गायब हो गईं। नीचे सेमल की डालियों में मैनाएं शोर मचा रही थीं। तालाब के किनारे सुल्ताना चंपा का दरख्त महक रहा था। कुछ फासले पर सागवान के झुरमट में सफ़ेद फूल खिले थे। दीदी, नज़रुल का कोई गीत सुनाइए।
यास्मीन ने कहा। नजरुल का? अच्छा। दीपाली सर झुकाकर सिलाई करती रही, फिर गुनगुनाने लगी। नरगिस बाग में बहार की आग में यास्मीन तख्त से उठकर उस गीत के साथ मणिपुरी तर्ज का हल्का फुल्का रक्स करने लगी। वाकई वो बहुत अच्छी रक्कासा थी। बहार की आग में भरे दिल दाग में जहां आरा सर झुकाए सिलाई करती रही। बहार की आग में कहाँ मेरे प्यारे, दीपाली ने गाया। यास्मीन ने गर्दन हिलाकर नाच जारी रखा। दर्द दिल जोर, दीपाली ने गाया। जहां आरा यकलख्त उठकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई। हरा धागा खत्म हो गया, रोजी ने अख्तर आरा से कहा। दीदी, अख्तर आरा ने दीपाली से कहा, ज़रा प्लीज़ ऊपर जाकर आपा की अलमारी में से हरी और नीली रीलें निकाल लाइए। उसने तख्त पर बिखरे कपड़ों के नीचे जहां आरा का मोतियों का बटुआ तलाश किया और उसमें से कुंजियों का गुच्छा निकालकर दीपाली को थमा दिया। ये बीच वाली कुंजी है। चॉकलेट के बड़े डब्बे में रीलें होंगी और आपा का स्विंग बॉक्स अगर मुकफ़ल ना हो तो उसमें से डीएमसी का कासनी लच्छा भी लेती आइएगा। अच्छा, दीपाली ने जवाब दिया और कुंजी लेकर पहलू के जीने की तरफ रवाना हुई। जहां आरा के कमरे में पहुंचकर उसने लंबी चौड़ी विक्टोरियन अलमारी, जिसके एक पट पर कद्दे आदम आईना लगा था, खोली। चॉकलेट का टिन और स्विंग बॉक्स चूड़ियों के ढेर के पास एक दरमियानी तख्ते पर सामने ही रखे थे। दीपाली ने चॉकलेट के डब्बे में से मतलूबा रीलें निकाली। बेत का स्विंग बॉक्स भी खुला हुआ था। उसका ढकना उठाकर उसने कासनी लच्छा तलाश करना शुरू किया। रेशम के लच्छों, रीलों और कशीदाकारी के दूसरे लवाजमात के नीचे उसे डीएमसी के कासनी लच्छे की झलक नजर आई। उसे निकालने के लिए दीपाली ने बाकी चीज़ें एक तरफ सरकाईं तो बक्स में रखी हुई एक तस्वीर दिखलाई। तो बक्स की तह में रखी हुई एक तस्वीर दिखाई पड़ी। दीपाली सुन से रह गई। लरसते हाथों से उसने तस्वीर बाहर निकाली। ये आज से चंद बरस पहले के रेहानुद्दीन अहमद की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे बंगाली में लिखा था, शहजादी जहां आरा बेगम के हुजूर में उनके अदना गुलाम बेदाम की तरफ से, कलकत्ता 16 अप्रैल 1935। इस तहरीर के नीचे एक उर्दू शेर लिखा था। दीपाली की आंखों के सामने गुप अंधेरा छा गया। चंद लम्हों तक वो तस्वीर हाथ में लिए मफलूस सी खड़ी रही। इतने में बराबर के कमरे में किसी ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और वो होश में आकर चारों तरफ देखने लगी। कमरा वही था। सागवान की मसहरी, बनारसी साड़ियों के डब्बे, अनगिनत ताकचों और दराजों वाली विक्टोरियन सिंगार मेज़, मसनद, कालीन, किताबों की अलमारी, कश्मीरी कड़त के पर्दे, कोई चीज़ भी नहीं बदली थी। दरीचे के बाहर जुलाई की मध्यम धूप फैली हुई थी और नीचे तालाब के किनारे से लड़कियों के कहकहों की आवाज़ आ रही थी। दीपाली ने जल्दी से तस्वीर स्विंग बॉक्स की तह में वापस रखकर अलमारी बंद की और कद्दे आदम आईने में उसे अपनी दहशतज़दा भौचक की शक्ल नजर आई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसकी टांगें कांप रही थीं। धागों की रीलें और लच्छा मुट्ठी में भेंचकर वो कमरे से बाहर निकली और जीना उतरकर शिमल के नीचे पहुंची। उसे महसूस हुआ कि वो अज़ल से अबद तक का फासला तय करके लौटी है। नरगिस बाग में बहार की आग में दर्द दिल जोर। अब शमसा खाला की लड़की फरीदा हारमोनियम पर ज़ोर ज़ोर से गा रही थी और यास्मीन फिरकी की तरह नाचने में मशगूल थी। अख्तर आरा और रोज़ी सेमल के नीचे सिलाई कर रही थी।
अंजुम आरा गुलाब ख़ास के नीचे राज सिंहासन पर अंजुम आरा गुलाब ख़ास के नीचे राज सिंहासन पर से दुलाई समेट कर उठ रही थी। यास्मीन नाचते नाचते जाकर उस तख्त पर बैठ गई। दीपाली को देखकर अंजुम ने आवाज़ दी, दीदी इधर आओ। दीपाली अख्तर आरा को धागा देने के बाद जाकर शाही तख्त के किनारे पर टिक गई। दीदी जरा संभल कर बैठना, इसका एक पाया टूटा हुआ है, यास्मीन ने कहा। अच्छा, उसने अहमकों की तरह हंसकर जवाब दिया। आस्तीनों की तुरपाई। अंजुम आरा ने उसे ब्रोकेट का एक अतसिला ब्लाउज दिया और ख़ुद दुलाई तय करके कोठी की तरफ रवाना हुई। नज़दीक एक सेतल पार्टी पर फरीदपुर से आई हुई एक रिश्तेदार लड़की ने गुलाबी क्रेप डिशीन का एक टुकड़ा बिछाकर ब्लाउज तराशने के लिए उसे नापना शुरू किया। माला मुलाजमा उसके करीब उकड़ू बैठ गई। बाग चारों तरफ डोल सा रहा था। दीपाली ने ब्रोकेट के ब्लाउज की एक आस्तीन का किनारा मोड़कर सुई खोपी। जहां आरा बावर्ची खाने से लौटकर कब आई और उसके नज़दीक बैठकर कब सिलाई करने लगी, उसे पता भी न चला। बाग बड़े से जहाज की तरह डोल रहा था। सेमल के नीचे से रोजी उठकर गुलाब ख़ास के नीचे सिंहासन पर आन बैठी। यास्मीन अब बंदरिया की तरह तख्त की पुश्त के बराबर उखड़ू बैठकर जंगले में बनी मूर्तियों पर उंगलियां फेरने लगी। सेतल पार्टी पर बैठी लड़की ने दुल्हन का ब्लाउज तराशना शुरू कर दिया। अल्लाह करे अब जल्दी से जहांआरा बीबी के जोड़े भी सिलें। करीब बैठी मुलाजिमा माला ने एक उंगली से कपड़े का कोना दबाते हुए कहा। जहांआरा ने सर उठाकर गुस्से और कर्ब से उस पर नज़र डाली और अपनी सिलाई पर झुक गई। उसकी आंखों में आंसू झलमिलाने लगे, जिन्हें उसने चुपके से अपनी साड़ी के सुर्ख किनारे से पोंछ लिया। दीपाली ने आंखें फाड़कर उसे देखा। अपनी शादी के जिक्र पर न जाने क्यों उसका यही रिएक्शन होता है। एक मर्तबा मेरे सामने भी रोने लगी थी। जाने क्या बात है, कभी कुछ बताती भी नहीं। रोजी ने चुपके से कहा। दीपाली अपने हाथों का राशा छुपाने के लिए फौरन दूसरी तरफ मुड़ गई, मगर उस तरफ गुलाबी क्रेप डिशेन के बिखरे टुकड़ों में से खुलना में बनी सेतल पार्टी पर छपा हुआ गुलदार हरन उसे झांकने लगा। फरीदा हारमोनियम बंद कर चुकी थी। बाग पर एकदम बड़ा सन्नाटा सा छा गया। सारी लड़कियां सर झुकाए अपने अपने काम में मसरूफ़ थीं। चंद मिनट के बाद बातूनी और बेचैन यास्मीन ने उस खामोशी को तोड़ा। कैसा फ़नी तख्त है। उसने जंगले पर तबला बजाते हुए इजहार ख्याल किया। सिंहासन बत्तीसी। घास पर बैठी मुलाजमा माला ने खीसे निकाल कर कहा। कौन चीज़? यास्मीन ने पूछा। राजा बिक्रमजीत का सिंहासन। फरीदा ने सर उठाकर जवाब दिया। ओह, यास्मीन ने मूर्तियों को गौर से देखते हुए सर हिलाया। अम्मी एक जोड़ा फर्शी पायजामे का भी रख रही हैं, अख्तर आरा फरीदा से कह रही थी। उधर हिंदुस्तान में तो सिर्फ गरारा ही पहना जाता है, अब्बा बता रहे थे। अंजुम आरा ने जो कोठी से वापस आ चुकी थी, घास पर दो जानू बैठते हुए कहा। आपा के पास तो कई फर्शी पायजामे हैं, है ना आपा, मगर आपा पहनती ही नहीं। अख्तर आरा ने कहा। अब बुढ़ापे में क्या खाक पहनूंगी? जहां आरा ने तलखी से कहा। ऐ लो और सुनो। फरीदा ने ज़रा खोखली आवाज़ में बुरा माना। याद है एक दफ़ा आपा ने ईद पर गरारा पहना था, जब हम लोग सब खालू जान के यहाँ नारायणगंज गए थे। अख्तर आरा ने अंजुम आरा से कहा। उस ईद पर उसने कलकत्ता हस्ब मामूल शरारतन एक बेहद वाहियात सा ईद कार्ड भेजा था, जिसमें हिलाल, खजूर के दरख्त और ऊँट के मंजर के नीचे दो हाथ, एक निस्वानी एक मर्दाना मुसाफा कर रहे थे
और बराबर में दो मोटे मस्खरे नुकरियां बजा रहे थे। कार्ड के पीछे उसने उर्दू में एक सख्त बाजारी शेर लिखा था, ईद का दिन है पता नहीं क्या, मुझे मिसरा याद नहीं है, गले मिल लो साहब, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। उसकी उर्दू हैंडराइटिंग कितनी कच्ची और बचकाना थी। जहाँ आ रहा है घुटने पर सर रखकर सिलाई में मसरूफ़ रही। चलो लड़कियों, दस्तरखान लग गया। बरामदे में से एक बूढ़ी मुलाजमा ने आकर पुकारा। रोज़ी सिंहासन से उतरकर चीज़ें समेटने के लिए सेमल के नीचे चली गई। यास्मीन अभी तक सिंहासन बत्तीसी के तस्वुर में महव थी। उसने अचानक सर उठाकर जहाँ आ रहा और दीपाली को मुखातिब किया। आहा आपा, दीदी, तुम दोनों और मैं इस तख्त पर बैठे हैं ना, तो ये प्रिटेंड करो कि हम तीनों पायों वाली मूर्तियां हैं। जो राजा भोज इस लायक ना होगा, हम उसे इस तख्त पर कदम भी ना रखने देंगे। क्या दीवानी लड़की है, जहां आरा ने हंसकर कहा। दीपाली ब्लाउज ख़त्म करके उठ खड़ी हुई। तब जहां आरा ने पहली बार उसकी वहशतज़दा शक्ल देखी। उसने घबरा कर कहा, अरे दीपाली, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, मेरे सर में बड़ा सख्त दर्द हो रहा है। उसने शदीद उकताहट और तकान के साथ अपनी पेशानी पर हाथ फेरा। अरे तो ऊपर जाकर ज़रा लेट रहो, खाना फिर खा लेना। नहीं, मैं अब घर जाऊंगी। अभी से? तुम्हें हो क्या रहा है बैठे बिठाए? जहाँ आ रहा, दीपाली की आवाज़ में इल्तिजा थी। मुझे अब घर जाने दो। इतवार को बोलपुर वापस जाना है, उसके लिए पैकिंग भी। वो बात पूरी किए बगैर थक कर चुप हो गई। एक तो इतने दिनों बाद आई, सारी छुट्टियां जाने कहाँ कहाँ सैर सपाटे करती फिरी। अब भागी जा रही हो, ये क्या धांधली है? इत्मीनान से बैठकर आज गप भी नहीं हो सकी। जहां आरा ने दीपाली पर दोबारा नजर डाली। तुम वाकई बहुत थकी हुई लग रही हो। चलो जल्दी से चलकर खाना खा लो, फिर चली जाना। माला, उसने मुलाजिमा को आवाज़ दी, ड्राइवर से कहो मोटर इधर लाकर लगा दे। दीपाली बीबी को घर जाना है, आओ, उसने दीपाली से कहा। बाकी लड़कियां काम समेटकर कोठी के पिछले दालान तक पहुंची। बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश के पहले कतरे तालाब की सतह पर नन्हे नन्हे भंवर बना रहे थे। रोज़ी भागी हुई दीपाली के पास आई। क्या हुआ? क्या हुआ जहाँ आ रहा? कुछ भी तो नहीं। दीपाली ने ज़रा दुरुस्ती से कहा, ये मैं क्या अपना तमाशा बना रही हूँ? उसने दिल में कहा और राज सिंहासन से उतरी। चलो दीपाली उठो, उसने हस्बे आदत खुद को मुखातिब किया। फिर बोलपुर चलना है। चलो दीपाली सरकार, दूसरा कदम आगे बढ़ाओ। वो जहां आ रहा और रोजी के साथ कोठी की सिमत रवाना हो गई। ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊँगा और आपको अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।